चलिए, जैसे कि हम लोग आज देखते हैं भंवर धाराओं से हानि और उन्हें कम करने के उपाय के बारे में आज हम लोग देखते हैं। चलिए, भंवर धाराओं से हानि और उन्हें कम करने के उपाय के लिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली इत्यादि के क्रोड मुलायम लोहे के बने होते हैं। इन उपकरणों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तथा क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिससे वे गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, मतलब बहुत सारी हानि होती है। तो इस हानि को हम लोग, इसकी क्षय को किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपको लोगों का किस किस तरीके से होता है, ट्रांसफार्मर के रूप में, डायनेमो के रूप में, प्रेरण कुंडली के रूप में इत्यादि क्रोड के मुलायम लोहे के बने होते हैं। इन उपकरणों में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, प्रत्यावर्ती धारा के बेस पे है तो क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के पश्चात उनका विद्युत ऊर्जा का उष्मा के ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगता है। तो इस भंवर धाराओं को, इसको कम करने के लिए, तो भंवर धाराओं का कम करने के लिए इनका मान शून्य नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके क्रोड को पटलित बनाए जाते हैं। क्रोड को आपका इस तरीके से पटलित रहता है ताकि इसमें जो चक्करदार घुमाएं हैं वो भंवर धारा उत्पन्न ना हो सके। मुलायम लोहे की कई पत्तियां लेते हैं, उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ जैसे वर्निश इत्यादि की तरह देकर एक दूसरे के ऊपर रखकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अतः भंवर धाराओं का मान बहुत ही कम हो जाता है। तो भंवर धाराओं के लिए हम लोग इसके क्रोड को पटलित करके और मुलायम लोहे की कई पत्तियां लेकर के इसको भंवर धारा के जो हानि होती है उसको हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं भंवर धाराओं का अनुप्रयोग। भंवर धाराओं के अवरोधक प्रभाव। भंवर धाराओं के अवरोधक प्रभाव और उष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग विभिन्न उपकरणों व यंत्रों में किए जाते हैं। ये अनुप्रयोग विभिन्न उपकरणों व यंत्रों में किए जाते हैं। ये अनुप्रयोग निम्नानुसार है। पहला धारामापी को रुद्धदोल बनाने में। पहला हम लोग धारामापी को रुद्धदोल बनाने में करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, धारामापी की कुंडली तांबे के विद्युत रोधी तार को, जो तांबे के आपको विद्युत रोधी तार होते हैं, धारामापी की कुंडली जो तांबे के विद्युत रोधी तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। किस पर, एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर जाती है। जब कुंडली को दोलन कराई जाती है, जब कुंडली को दोलन या विक्षेपित कराते हैं तो क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्रोड में इस तरीके के जल के समान, इस तरह के भंवर के समान आप लोगों के भंवर धाराएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो जो कुंडली की गति का विरोध करती है, जो आप लोगों की इस तरीके से परिनालिका कुंडली रहेगा, इसका क्या करती है, विरोध करती है। इस कुंडली का आपका क्या करती है, विरोध करती है। अतः कुंडली विक्षेपित होकर इधर उधर बिना हिले उपयुक्त स्थिति में शीघ्र ही रुक जाती है। ये कुंडली इधर उधर इस तरीके से विक्षेपित नहीं होते हैं, जैसा कि वैसा वहीं पर एज इट इज रुकी रहती है। तो इसका अनुप्रयोग हम इसके लिए करते हैं धारामापी को रुद्धदोल बनाने में। तो पहला अनुप्रयोग हो गया भाई आप लोगों का भंवर धाराओं का अनुप्रयोग के अंतर्गत में धारामापी को रुद्धदोल बनाने में। दूसरा देखते हैं प्रेरण भट्टी में। जितने भी वात्य भट्टी, प्रेरण भट्टी होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं कि प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए, प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने में इसकी काम आती है। मतलब मिश्र धातु बनाने में भी और प्रेरण भट्टी के उपयोग में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि किसी धातु को तीव्र परिवर्तनशील मतलब बार बार जो बदलता रहेगा भाई, तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में आपका इस तरीके से जो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, आपका इस तरीके से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर रख दिया जाता है तो उसमें प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। उस पर आपका इस तरीके से प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। प्रबल भंवर धाराएं, इस प्रकार प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातु पिघल जाती है, और यही प्रेरण भट्टी का सिद्धांत है। अब जाहिर सी बात है, उसमें अगर आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा, चुंबकीय क्षेत्र में रख जाएंगे, उसमें प्रबल भंवर धारा उत्पन्न होगी, तो उसमें तो ऊष्मा उत्पन्न होगा ही, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होगा मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगा, और इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्रेरण का सिद्धांत। तो यह था सेकेंड आप लोगों का अनुप्रयोग। आगे देखते हैं इसका थर्ड, विद्युत चुंबक ब्रेक के लिए। इसका थर्ड जो होता है वो विद्युत चुंबक ब्रेक के लिए होता है। विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। पहिए के धुरी के साथ धातु का एक ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ साथ घूमता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे ड्रम में तीव्र भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो ड्रम के साथ साथ पहिए को भी रोक देती है, क्या करती है, रोक देती है। तो ये आप लोगों का विद्युत चुंबक ब्रेक के
अंतर्गत आएगा, जिसमें विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग करते हैं। विद्युत ब्रेक का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत ट्रेन है तो विद्युत ब्रेक का उपयोग करते हैं। पहिए के धुरी के साथ धातु के एक ड्रम लगा रहता है जो पहिए के साथ साथ घूमता रहता है, और जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे ड्रम में तीव्र भंवरधारा उत्पन्न हो जाती है, जो ड्रम के साथ साथ पहिए को भी रोक देती है। अगला देखते हैं, अगला है प्रेरण मोटर के रूप में। इसका अनुप्रयोग जो होता है वो प्रेरण मोटर के रूप में होता है। इस चीज को देखते हैं तो यदि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में एक बेलन रख दिया जाए, इस प्रकार का एक बेलन आप लोगों के पास रख दिया जाए, बेलन जानते ही होंगे, रख दिया जाए, जो बेलन भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हो, जिसको देखते देखते तो जो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र और बेलन के बीच अपेक्षिक गति, इसके बीच में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अपेक्षिक गति का विरोध करती है, अतः बेलन भी घूमने लगता है, और यही प्रेरण मोटर का सिद्धांत है। और यही क्या है आप लोगों का? प्रेरण मोटर का सिद्धांत है। आगे कंटेंट देखते हैं। आगे इसके बाद आता है हम लोग को प्रेरकत्व। वास्तव में प्रेरकत्व क्या होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन से उसी कुंडली में अथवा समीपस्थ अन्य कुंडली में, इस तरीके से इसके समीप में अन्य कुंडली है, इस तरीके से समीपस्थ अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा। क्या धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दोनों ही स्थितियों में कुंडली में फ्लक्स का मान φB प्रेरित धारा I के समानुपाती होता है। φB आपके समानुपाती होता है, इसके क्या होता है? समानुपाती होता है धारा किस पे बहने वाला है। तो ये आपका प्रेरकत्व के अंतर्गत आएगा। जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होती है तो उस कुंडली में समीपस्थ अन्य कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात है, अगर ए में हो रहा है तो इसके पास में अगर बी वाला है, इसके पास में सी वाला है, तो इस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का प्रेरकत्व। क्लियर? आगे है स्वप्रेरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वप्रेरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वप्रेरण को हम लोग देखते हैं वास्तव में क्या होता है। तो स्वप्रेरण के लिए देखते हैं, जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, के मान में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी में क्या हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं, मतलब खुद के कारण। स्वप्रेरण, स्व से स्व सहायता समूह बोलते हैं। उसी प्रकार तो जब किसी कुंडली में बहने वाले विद्युत धारा के मान में, जब कोई भी कुंडली है, इस तरीके से कुंडली है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस घटना को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वप्रेरण। तो ये स्वप्रेरण आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स जो φB होता है वह धारा I के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है या स्वप्रेरकत्व जो गुणांक होता है वह आंकिक रूप से किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। चलिए आगे का कंटेंट है, अतः किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व रहेगा, जैसे यहाँ पर कंटेंट में बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। जो कुंडली में धारा है, आपकी जो कुंडली में धारा है वह इकाई उत्पन्न होने पर, वन उत्पन्न होने पर ही, उसके दर की इकाई होने पर भी उत्पन्न होता है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, स्वप्रेरकत्व गुणांक तक क्लियर। चलिए, यदि किसी कुंडली में, अब जैसे कि गणना करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस में, तो वहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितना? 1 एम्पियर की
1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं कि देख रहे थे यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर होता है। तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। कितना होगा? 1 हेनरी होगा। 1 एम्पियर के बेस पे तो 1 वेबर और 1 हेनरी होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अतः यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर होती है, अतः यदि किसी कुंडली में देखिए ना, अतः यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। 1 हेनरी होता है, मतलब 1 वोल्ट रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हेनरी। जाहिर सी बात है, गुणात्मक के रूप में देख रहे हैं, गुणांक के रूप में देख रहे हैं, तो ठीक है। तो नॉर्मली 1 एम्पियर रहेगा तो उसका 1 वोल्ट और 1 हेनरी के रूप में हो जाएगा। इतना याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व देखते हैं जिसे फेरों की संख्या n हो। ठीक है, माना कि परिनालिका के लिए, माना कि परिनालिका का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल a, फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI/L। ये होता है। चूँकि हम जानते हैं कि 5B इक्वल टू होता है NBA, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा इंटू म्यू नॉट NI/L। A का वैल्यू होता है आपका A। इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब चूँकि हम जानते हैं, चूँकि 5B इक्वल टू होता है आपका LI, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 5B, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा? LI इक्वल टू हो जाएगा आपका N इंटू म्यू नॉट NI/A/L। ये हो जाएगा। दोनों साइड से आपका आई कटेगा, यहाँ से आई आपका कट जाएगा, तो L के बेस में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? L के बेस में आपका L इक्वल टू म्यू नॉट N, ये दोनों का N स्क्वायर हो जाएगा, A/, हो जाएगा L। ये लंबी स्वप्रेरकत्व के लिए आप लोगों के लिए व्यंजक रहेगा। क्लियर? तो यह लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यह परिनालिका का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मतलब उसकी त्रिज्या पर अनुप्रभव करता है। ठीक है, तो एल प्रोपोर्शनल टू होता है आपका रेडियस पर, यह इसके अनुक्रमण पाते, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसका मान भी बढ़ते जाएगा। तो यह परिनालिका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा क्या होता है? फेरों की संख्या पर। दूसरा ये निर्भर करता है आपका फेरों की संख्या पर, ये इसके समानुपाती होते हैं, जैसे इसका मान बढ़ता है तो उसका भी मान आप लोगों का बढ़ने लगता है फेरों की संख्या पर। तीसरा जो होता है परिनालिका का लंबाई पर, लंबाई कम होना चाहिए एल, लंबाई अगर ज़्यादा है तो परिनालिका का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा, और कम रहेगा तो ज़्यादा रहेगा। तो एल की क्या होती है? यह व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो परिनालिका की लंबाई की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिनालिका क्रोड की चुंबकशीलता म्यू नॉट आपका क्या होती है? इसके आप लोग की इसकी प्रोपोर्शनल टू होती है। ये जैसे जैसे इसकी चुंबकशीलता बढ़ती जाती है, इसका भी मान क्या होता है? परिनालिका की क्रोड की लंबाई के अनुसार ये भी बढ़ती ही जाती है। आगे देखते हैं समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक देखते हैं। माना कि समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए हम जानते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a होता है, फेरों की संख्या n होता है, उसको तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और b इक्वल टू होता है आप लोगों के पास म्यू नॉट NI/2R, क्योंकि यहाँ पर व्यास होता है, 2 रहता है ना, समतल वृत्ताकार से 2R हो जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि 5B चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू होता है NBA। ठीक है, तो यहाँ पर 5B इक्वल टू कितना हो जाएगा? n हो जाएगा इंटू म्यू नॉट NI/2R इंटू a का वैल्यू आप लोगों का यहाँ पर कितना होता है? πr²।
तो 5b इक्वल टू हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट एन आई बाय कितना हो जाएगा 2, आर से कटेगा पाई आर हो जाएगा ये। क्लियर। और चूंकि हम जानते हैं कि ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, चूंकि हम जानते हैं कि 5b इक्वल टू हो जाएगा एल आई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा एल आई इक्वल टू हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर बाय 2। तो आई से तो कट ही जाएगा, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा n म्यू नॉट एन पाई आर बाय 2 हो जाएगा। अगर क्रम से लिखेंगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि ये दोनों बराबर होता है, पाई आर हो जाएगा, बाय हो जाएगा 2। ये आपका अभिष्ट व्यंजक रहेगा। तो ये था समतल वृत्ताकार कुंडली के 100 प्रेरकत्व के लिए आप लोगों के लिए व्यंजक। आगे इसकी निर्भरता को देखते हैं। पहला कुंडली की त्रिज्या पर कर रहा है, देखिए कुंडली की त्रिज्या आर पर कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है आर के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होती है, एल प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी इसका भी मान बढ़ते जाएगा। फेरों की संख्या n पर एल प्रोपोर्शनल टू n, जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ते जाएगी इसका भी मान क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। तो पहला कुंडली की त्रिज्या पर इसकी निर्भरता है, दूसरा इसकी फेरों की संख्या पर, और तीसरा कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर म्यू नॉट के रूप में इसके अनुप्रयोग। जैसे जैसे इसके मान बढ़ते जाएगा कुंडली के अंदर रखे गए पदार्थ की जो परिनालिका के है उसका भी मान आप लोगों का बढ़ते जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद देखते हैं अन्योन्य प्रेरण क्या होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर, जबकि किसी कुंडली में प्रवाहित, ये कुंडली है, इस पर प्रवाहित विद्युत धारा, इस पर प्रवाहित आप लोगों की धारा है, जो इस पर प्रवाहित आप लोगों की क्या है धारा है, के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, पास स्थित दूसरे कुंडली के चुंबकीय विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा, इसमें आपकी उत्पन्न हो जाती है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। किसी दूसरे के कारण धारा उत्पन्न हो जाती है, मतलब अन्योन्य, अन्य के द्वारा प्रेरण। ठीक है, इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, देखिए प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में हम लोग कुंजी के लगाए हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में इसमें पी है। तो इसके कारण जब हम लोग परिवर्तन करते हैं इसके चुंबकीय फ्लक्स में, तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली में भी इस पर धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। क्लियर। आगे है अन्योन्य प्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि फाई एस प्रोपोर्शनल टू आई पी होता है, और चूंकि प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसमें कांस्टेंट एम इंटू आई पी आ जाएगा, और चूंकि जानते हैं हम लोग कि आई पी का वैल्यू 1 होता है, इसलिए फाई एस इक्वल टू हो जाएगा एम। ये आप लोगों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ये आपका फाई एस इक्वल टू एम क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के नाम से इस चीज़ को जाना जाता है। आगे देखते हैं दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। चलिए इस चीज़ को देखते हैं, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के व्यंजक। माना कि दो लंबी परिनालिका S1 व S2 है, जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है, जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है। फेरों की संख्या N1 और N2 है, फेरों की संख्या N1 व N2 है। तब N1 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N1/L, और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 और I1। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और चूँकि हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि 5B चुंबकीय फ्लक्स जो होता है NBA1
ए होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट n1 I1 इंटू ए हो जाएगा 5b के अंतराल में। और सेकेंड होता है m, ठीक है, m होता है 5 to 1 के लिए हम लोग देखते हैं तो m12 होता है m12, और ये हो जाता है आपका I1 के बेस पे हो जाता है 5 to 1 के लिए, और ये 5 to 1 इक्वल टू हो जाता है आपका nb1a, तो ये इसके अंतर्गत ये वाला आ जाएगा n इंटू म्यू नॉट n1 I1 के बेस पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, 2 3 का आप लोगों को दोनों इक्वल है, इससे यहाँ पर कितना हो जाएगा m12 I1 इक्वल टू हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट n1 I1, तो ये I1 से कटेगा, यहाँ पर m12 इक्वल टू आ जाएगा n हो जाएगा इंटू म्यू नॉट n1 हो जाएगा, ठीक है। अब n1 की जगह में हम लोग यहाँ पर रख देते हैं n1 की जगह में इसका वैल्यू को, तो m12 इक्वल टू कैपिटल N इंटू n1 म्यू नॉट l हो जाएगा। ये आपका अभिष्ट व्यंजक के रूप में आप लोगों का 2 लंबी परिणामी प्रकत्व के लिए अभिष्ट व्यंजक के तौर पर ये चीज़ आप लोगों के पास आएगा। क्लियर? तो इस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग देख रहे थे m1 के लिए क्या हो जाता था, म्यू नॉट ये n1 n2 a बाय l होगा, ये आपका n2 n1 म्यू नॉट ये हो जाएगा आपका a, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अभिष्ट व्यंजक के रूप में यहाँ पर आ जाएगा m12 इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a बाय l, ये आपका आएगा। ये था आप लोगों के लिए 2 लंबी परिणाम मध्य न्यूनतम प्रकत्व के लिए व्यंजक के तौर पे ये चीज़ आप लोगों के पास आएगा। चलिए आगे कंटेंट देखते हैं। यह फेरों की संख्या पर, यह प्रत्येक परिनालिका के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। यह फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ेगा इसका भी मान बढ़ते रहेगा। तो यह प्रत्येक परिनालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा चीज़ देखते हैं, द्वितीयक परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अनुभव करती है। द्वितीयक परिनालिका S2 के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के क्षेत्रफल पर क्या करती है, यह निर्भर करती है, ठीक है। द्वितीयक परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या करती है, निर्भर करती है। आगे देखते हैं, यह प्राथमिक परिनालिका की लंबाई पर, प्राथमिक परिनालिका जो S1 है, S1 की जो लंबाई L है, इस पर आपकी निर्भरता होती है। जैसे जैसे इसका मान बढ़ता है उसका भी मान बढ़ता है, इसका मान घटने से इसका भी मान घटता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यह प्राथमिक परिनालिका की लंबाई पर भी इसकी निर्भरता हो गया भाई। आखिरी चौथा नंबर है परिनालिका के क्रोट की चुंबकशीलता पर। चुंबकशीलता मतलब म्यू नॉट यहाँ पर आया है ना, m12 इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a बाय l, ये आया है। तो परिनालिका के क्रोट की चुंबकशीलता म्यू नॉट पर यहाँ पर क्या होती है, इसकी निर्भरता होती है। इसकी क्या होती है, ये समानुपाती होती है, मतलब प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती रहते हैं। अब देखते हैं 2 समतल वृत्तीय कुंडल के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके लिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसके बीच में ये आता है, हम लोग सॉल्व करके इसके लिए देखते हैं। इसके लिए व्यंजक के तौर पर आप लोगों को किस तरीके से आता है, बी इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट n1 I होता है बाय 2r1। 5b इक्वल टू होता है n2ba होता है। तो इसके लिए वैल्यू रखते हैं, तो 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू को यहाँ से रख दो यार, n2 म्यू नॉट n1 I बाय a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r1। तो ये 5b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 IA बाय हो जाएगा 2r1, ये हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि 5b इक्वल टू होता है mi। समीकरण नंबर 1 है, ये आपका 2 है। समीकरण 1 व 2 से तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से तुलना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, mi इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 IA बाय 2r1। आई से कैंसिल हो जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट n1 n2 a बाय 2r1 के बेस पे ये आ जाएगा। चलिए इसकी निर्भरता के बेस पे हम लोग करते हैं। तो यह कुंडली में फेरों की संख्या n1 और n2 पर निर्भर करती है, n1 और n2 पर निर्भर करती है। दूसरा, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर निर्भर करती है। और तीसरा होती है द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पर, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पर a पर क्या होती है, निर्भर करती है। तो r के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या r के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब रेडियस जैसे बढ़ेगा इसका मान कम होगा तो बढ़ेगा। और इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होती है, n1 n2 के अनुक्रमानुपाती होती है। और द्वितीय कुंडली क्षेत्रफल a की क्या होती है, आप लोगों की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये इसकी निर्भरता हो गया।
निर्भरता के बेस पे देखेंगे तो आगे दो निर्भरता दोनों कुंडल के मध्य स्थित क्रोड की चुंबकशीलता म्यू पर भी होती है, तो एम इक्वल प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट हो जाएगा। म्यू नॉट को आप चाहे तो म्यू ही लिख सकते हैं। दोनों कुंडली के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व तो उसके सापेक्ष पृथक्करण पर भी निर्भर करती है। तो चौथा हो गया दोनों कुंडली के मध्य स्थित क्रोड की चुंबकशीलता पर और दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो उसके सापेक्ष पृथक्करण पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं दो प्रेरकत्व कुंडलियों का संयोजन, जिसके अंतर्गत आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन आएगा और समांतर क्रम संयोजन आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत में हम लोग देखें यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के बेस पे इस तरीके से आप लोगों के पास दिया गया है, जिसमें ये आपका L1 है, ठीक है, और ये आप लोगों का L2 है। इस पर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तब हम जानते हैं कि इस पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स फाइव इक्वल टू होता है L1I प्लस L2I। वही विद्युत धारा प्रवाहित है, दोनों में I निकल गया तो L1 प्लस L2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 5 इक्वल टू, लेकिन हम लोग दूसरा जानते हैं चूँकि 5B इक्वल टू होता है Li, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो Li इक्वल टू हो जाएगा I L1 प्लस L2। ये कटेगा, L का वैल्यू आएगा L1 प्लस L2। ये आपका अभिष्ट व्यंजक श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए आपका अभिष्ट व्यंजक आ जाए दो प्रेरकत्व कुंडली के संयोजन के लिए। बस इतना को याद रखिए, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा समांतर क्रम संयोजन के लिए देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए भी एक डायग्राम दिया गया है इस तरीके से देखिए, जिस पर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये आपका L2 है, ये आपका L1 है, इस पर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2, और एक और होता है पहला di/dt, di/dt होता है सापेक्ष है, इसका करते हैं तो इसमें आप लोगों का di1 आता है, di1/dt प्लस di2/dt होता है। इस तरीके से दोनों के बीच में होता है, दोनों में से कोई ये I आपका गायब होता है तो I1 प्लस I2 के बेस पे ये एक चीज़ आ जाता है, तो L इक्वल टू आता है आप लोगों का L1 इंटू L2/L1 प्लस L2। ये आपका अभिष्ट व्यंजक के रूप में आता है। तो ये रहेगा आप लोगों का समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समांतर क्रम बेसिकली उतना नहीं है, बाकी नॉर्मली चीज़ में इसको देखना पड़ता है। क्लियर। समांतर क्रम में जैसा कि हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं, तो di/dt/L इक्वल टू L1 इंटू L2 बाय में हो जाएगा L1 प्लस L2 के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं प्रत्यति धारा जनित्र। प्रत्यति धारा जनित्र क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यति धारा जनित्र के बेस से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रत्यवर्ती धारा जनित्र या प्रत्यवर्ती डायनेमो, इसको प्रत्यवर्ती धारा जनित्र या प्रत्यवर्ती डायनेमो कहते हैं। एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यवर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। प्रत्यवर्ती धारा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसे विद्युत उत्पादक भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत उत्पादक भी कहते हैं। रचना, इसकी रचना के बेस पे हम लोग देखते हैं तो प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो को मुख्य 3 भाग होते हैं। एक क्षेत्र चुंबक होता है और दूसरा आर्मेचर होता है। तो क्षेत्र चुंबक यह एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक के जैसे होता है, यह एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक के जैसा होता है। और दूसरा क्या होता है, आर्मेचर या PQRS, यह एक कुंडली होती है जो नर बलों के कुंडली के तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट करके बनाई जाती है। आर्मेचर एक क्या होती है, एक नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है, जिसमें क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर के तहत ये दोनों चीज़ आती है। तो ये प्रत्यवर्ती धारा जनित्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे प्रत्यवर्ती धारा जनित्र में दोनों को हम लोग क्लियर कर चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं सर्पी वलय के बारे में। सर्पी वलय क्या होता है, उसका एक अभिन्न पार्ट होता है। इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है, तो इसमें आर्मेचर की कुंडली के प्रत्येक सिरा धातु के एक वलय से जुड़ा रहता है। एक वलय से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ये वलय आर्मेचर की धुरी के साथ जुड़े रहते हैं तथा इसे साथ साथ घुमाते हैं, किंतु धुरी से विद्युत रुद्ध होता है, जिससे इंसुलेट रहते हैं। इसके साथ मतलब जुड़े रहते हैं, जैसे कि इंक्लूडेड रहता है बोलते हैं ना, उसी प्रकार। तो ये सर्पी वलय स्लिप रिंग्स के अंतर्गत आता है। तो ये आर्मेचर की कुंडली का प्रत्येक सिरा धातु के एक वलय से जुड़ा रहता है। ये वलय आर्मेचर की धुरी के साथ जुड़े रहते हैं तथा इसके साथ ये घूमते रहते हैं, किंतु धुरी से विद्युत रुद्ध हो जाते हैं, इंसुलेटेड हो जाते हैं। क्लियर। आगे जो ब्रूस रहता है, ब्रूस का क्या काम रहता है, इस चीज को देखते हैं। ये कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं। ये जो ब्रूस होता है वो कार्बन के पत्तियों के बने होते हैं।
तथा सर्पी वलय को छूते रहते हैं, सर्पी वलय को टच करते रहते हैं, इस तरीके से टच करते रहते हैं, ये स्थिर होते हैं, सर्पी वलय के साथ घूमते नहीं हैं। बाह्य परिपथ के लिए इन्हीं ब्रशों को जोड़ दिया जाता है, इन्हीं ब्रशों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ब्रुश के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन के पत्तियों के बने होते हैं तथा सर्पी वलय को छूते रहते हैं, ये स्थिर होते हैं तथा सर्पी वलय के साथ साथ घूमते नहीं हैं। बाह्य परिपथ के तार इन्हीं ब्रशों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। क्लियर। इसके सिद्धांत के बेस पे हम लोग देखते हैं तो जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में घूर्णन के रूप में रहता है तब वह क्षेत्र के अभिलंबवत भू लूप का प्रभावी क्षेत्रफल एक cos थीटा के रूप में रहता है तथा ए और बी के मध्य कोण कुंडली को एक समान करता है। तो यह कोणीय चाल से घूर्णन कराते हुए चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी तथा क्षेत्रफल ओमेगा तथा ए के मध्य कोण थीटा इक्वल टू ओमेगा टी का मान समय के अनुसार प्रतीत होता है, जिससे संबंध फ्लक्स का मान बदलते रहता है। तो ये सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आप लोगों के बेसिक कार्य विधि एवं बनावट के आधार पर इस चीज को बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का विद्युत जनित्र प्रतिवर्ती धारा जनित्र। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ प्रतिवर्ती धारा के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।